हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है और ब्रिटेन में क्यों हुआ और आयरन एंड कोल इंडस्ट्री में क्या कुछ मेजर चेंजेस आए। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जो है उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आगे की कहानी हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इस पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री और वीविंग में क्या कुछ चेंजेज आ रहे थे। तो अगर हम पुराने दौर की बात करें तो ब्रिटेन में अच्छी क्वालिटी के कॉटन्स होते नहीं थे। ठीक है, बेसिकली कॉटन क्लॉथ्स के लिए वो टोटली इंडिया पर ही डिपेंड थे। ठीक है, वहाँ पर जो कपड़े बन रहे थे वो वुल के थे और फ्लैक्स के थे। फ्लैक्स एक घटिया क्वालिटी का धागा होता है जिस पर से इंडिया में बोरे बनाए जाते हैं। ठीक है, जो पुराने दौर में जूट के जो बैग बनते थे वो कुछ उसी तरह की चीज़ें होती थी। तो उस तरह की चीज़ों से वो कपड़े बनाते थे। 17वीं सेंचुरी तक ये लोग जो है इंडिया से वो काफ़ी महंगे रेट पे कॉटन क्लॉथ मंगवाते थे और इससे पर उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता था। तो फिर इंग्लैंड की जो था क्या कि ये सारा इंपोर्ट अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी जिसकी पूरे बिजनेस में मोनोपोली थी। मीन्स एकाधिकार था, दूसरा कोई इंडिया से ट्रेड करके सामान ला नहीं सकता था और ये लोग जो है सामान पर ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट काटते थे। आप ऐसे समझो कि इंडियन जो है कॉटन इंडस्ट्री को बैन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 700% टैक्स लगाया। मीन्स जो 100 रुपये का कपड़ा है उस पर 700 रुपये तक का टैक्स लगा दिया था। तब भी जो है इंडियन चीज़ों की डिमांड ख़त्म नहीं हुई और फाइनली उनको इंडिया आकर के इंडिया की जो है इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो किस हद तक जो है जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो कमा रही थी। तो ऐसे केस में लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम जो है वहाँ से रॉ कॉटन मंगवाएं और फिर यहाँ पर अपने हिसाब से जो है इसका प्रोडक्शन करें, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट शुरू हो गए थे और उन्होंने जो है इस बात पे काम करना शुरू किया था कि बढ़िया मशीनें लगाई जाएं जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा, पुराने दौर में जो वर्किंग था वो बड़ा जो है मैनुअल लेबर बेस्ड था, जैसा कि लास्ट वीडियो में ही बताया था। अब होता क्या था कि एक वीवर को मतलब दिन भर जो है कपड़ा बनाने के लिए, दिन भर का जो है कपड़ा बुनने के लिए जितना धागा चाहिए था उसके लिए लगभग 10 स्पिनर चाहिए होते थे। मीन 10 लोग मिल करके जितना धागा बनाएंगे उतना जो है एक वीवर अकेले जो है बिन जाता था। अब इसका नुकसान क्या था कि अगर मान लो 10 में से 2-1 भी जो है काम पे नहीं आए तो वीवर खाली टाइम पे बैठा रह जाता था, या एक ने भी धीरे काम किया तो वीवर्स के पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती थी और कपड़े का प्रोडक्शन लूज हो जाता था। दूसरी चीज़ क्या थी कि उस समय जो फैक्ट्री सिस्टम था नहीं, तो लोग जो है घर घर जाके काम करते थे कि साहब एक गांव में गए, वहाँ पर जो है जो स्पिनर थे उसको बोल दिया कि ठीक है तुम धागा बना के दो। ठीक है, फिर 2 दिन बाद जाके पता चला कि साहब नहीं, वो शादी में गए थे तो साहब इसके घर बच्चा बीमार हो गया, वो हो गया। तो इस कारण जो पूरा सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज था उसका नुकसान ये होता था कि जो है प्रोडक्शन पे उनका कंट्रोल नहीं हो पाता था। ठीक है, कि अब वीवर्स को दिया कि तुम कपड़ा बनाओ, पता चला वो कहीं और चला गया। ठीक है, स्पाइनर को बनाया तो वो थोड़ा सा लेजी हो गया, सब काम किए सब नहीं किए सब। तो इस कारण प्रोडक्शन उस लेवल पे था नहीं। तो उन्होंने 2 काम किए। सबसे पहला काम ये किया कि सारे प्रोडक्शन को सेंट्रलाइज़ किया, कि एक फ़िक्स जगह डिसाइड की कि साहब जितने भी स्पिनर हैं जो धागा बना रहे हैं वो इसी जगह रह करके हमारे सामने जो है बनाएंगे, और एक सुपरवाइज़र दे दिया कि अगर काम ठीक से नहीं किया, काम कम किया तो फिर जो है वो उनकी सैलरी काट देता था या पनिशमेंट देता था। ठीक है, तो एक तो जो है प्रोडक्शन बढ़ गया। दूसरा चीज़ था टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक, कई सारे जो है लाइन से इन्होंने इन्वेंट करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने ये श्योर कर लिया था कि किसी भी हाल में इंडिया से जो प्रोडक्शन जो डिमांड है इंडिया से जो माल आ रहा है उसको बंद करना है और उल्टा हमको इंडिया में सेल करना है। तो उन्होंने कई तरह के जो है इन्वेंशन किए। इवन कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेंशन मुझे लगता है वो इसी फील्ड में हुए। 1780 से कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है आज सिंबल बन गया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इंसान को लोहे की ज़रूरत हो ना हो, गाड़ियों की ज़रूरत हो ना हो, ठीक है, इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, कपड़ा तो पहनेगा ही ना। दो तीन चीज़ें बेसिक होती है, खाना, कपड़ा। तो अनाज का प्रोडक्शन में कुछ खास दिक्कत थी नहीं, सफिशिएंट जो है प्रोडक्शन हो ही रहा था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कपड़ा। तो इनको दिख रहा था कि अगर हम जो है जहाँ कहीं भी हमारी कॉलोनीज़ है उनका खुद का जो है कपड़े का प्रोडक्शन अगर बंद करवा दें तो ऐसे केस में हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से हम ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपना जो मेन फोकस जो है इसी कॉटन इंडस्ट्री पे किया था। और ये देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें, ये उस दौर की मशीन है जिसमें एक लेडी दिन भर जो है आप देख सकते हो ये व्हील जो है चलाती रहती थी, जिससे कि जो है आगे बाकी का प्रोडक्शन का काम होता था। ठीक है, क्या क्या मशीनें बनी।
पहली मशीन थी फ्लाइंग शटल। ठीक, आप ये सब जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। फ्लाइंग शटल किसने इन्वेंट किया? जॉन कीनी। इसमें क्या था, जो वीवर था बड़े साइज़ के फैब्रिक्स बना सकता था, मीन्स बड़े साइज़ के कपड़े बना सकता था, और जो है ये इसकी खास बात थी। दूसरी मशीन कौन सी है? स्पाइनिंग जेनी। किसने बनाया? जेम्स हरग्रीव्स। मशीन का क्या यूज़ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से आपसे क्या बनेगा कि जो है इन्वेंशन किसने किया, ठीक है। स्पाइनिंग जेनी किसने बनाया? जेम्स हरग्रीव्स से। तो इसमें क्या था, एक व्यक्ति ही जो है अकेले जो है कई सारे जो है धागे बना सकता था, मीन्स एक साथ जो है कई मशीनों से कनेक्ट कर दिया तो कई जगहों पर धागा एक साथ बन रहा था, ठीक है। एक और मशीन बनी वाटर फ्रेम। इसमें क्या था, किसने बनाया? तो रिचर्ड आर्कराइट साहब ने। इसमें क्या था, जो थ्रेड्स थे, जो धागे थे, वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। इसके कारण जो कपड़ों की जो क्वालिटी है वो और बेहतर हो गई और प्योर कॉटन के कपड़े बनने शुरू हो गए। पहले क्या था, चीज़ें मिक्स की जाती थी। एक और मशीन बनाई गई म्यूल। ठीक, किसने बनाई? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। इसके कारण जो स्पाइनिंग है वो और बेहतर हुई और धागों की क्वालिटी और इम्प्रूव होती गई। इसी तरह से और भी कई सारी मशीनें बनती गई और इसमें सबसे बड़ा जो मशीन था वो था पावर लूम। मतलब एक ऐसी मशीन, मतलब कपड़ा बनाने की मशीन जो कि बिजली से चल सकती थी। ये एक बड़ा इन्वेंशन था क्योंकि इसने लेबर की जो है डिमांड को कम कर दिया, ठीक है। अब इस इन्वेंटर कौन थे? रिचर्ड कार्टराइट। अच्छा, इस मशीन की एक और ख़ास बात थी, क्योंकि मशीन जो है एक तरह से ऑटोमेटिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह की सेमी ऑटोमेटिक थी कि जैसे ही जो है मशीन पे काम करना ईजी था और जब भी अगर कहीं धागा टूट जाए ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती थी। तो इससे क्या है, कपड़ा ख़राब होने का चांस कम था। तो इस पावर लूम ने जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्पेशली जो है कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से काम किया और बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ। इंग्लैंड में कौन कौन से शहर फेमस थे? बेसिकली ग्लासगो का इलाका, न्यू कैस्टल का इलाका, और जो है यहाँ से देख सकते हो लंकाशायर, मैनचेस्टर, लीड्स, नॉटिंघम और लैनचेस्टर, ये सारे जो है फेमस शहर हैं जो कि कॉटन के लिए फेमस थे। स्पेशली मैनचेस्टर जो है ये बहुत बड़ा जो है जोन था, ठीक है। आसपास के सारे इलाकों को मैनचेस्टर में ही डाल दिया जाता था, बट मैनचेस्टर एक शहर है, ठीक है। आप अक्सर देखोगे कि साहब इंडिया का मैनचेस्टर, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, वो इसी शहर से कॉपी किया गया क्योंकि यहाँ पर कॉटन काम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आप इंडस्ट्री में जो है वर्कर्स और वीमेंस और चिल्ड्रन का रोल बहुत ज़्यादा था, चूँकि ये जो हल्का काम था, इसमें जो है जैसे मेटल वर्क था उसमें बहुत भारी काम था, तो वहाँ मेन ज़्यादा थे। ये ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पर महिलाओं और बच्चों की भागीदारी बहुत ज़्यादा था। तो एट द सेम टाइम एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरा आते हैं स्टीम पावर का। स्टीम पावर की क्या कहानी? पुराने दौर में जो है ऐसा नहीं था कि जो है लोग वाटर मिल का यूज़ नहीं करते थे। एक मिनट होल्ड करना। तो पुराने दौर में जो मशीनें थी वो बेसिकली जो है पानी से चलती थी, तो वाटर चक्की की तरह थी, तो लेकिन उसका स्टीम बना करके यूज़ करना जो है वो बहुत बाद में शुरू हुआ। एक बार फिर से जो है पुराने दौर की मशीन को देखते हैं। तो पुराने दौर में इंडस्ट्री के नाम पर बस ये था कि वो जो है किसी न किसी नदी से जो है आप अपनी चक्की को कनेक्ट कर देते थे और पानी के बहाव के साथ ये व्हील घूमती थी और अंदर जो है वो उसको चक्की से कनेक्ट कर देते थे, जिससे कि जो है आटा पीसना या दूसरे जो है मेटल प्रेसिंग या छोटे मोटे काम हो जाते थे। बट अब क्या, जो इन्होंने जो नया चेंज आया, वो वाटर की स्पीड पे डिपेंड नहीं था, वाटर की जो फ्लो पे डिपेंड नहीं था, वो स्टीम पे डिपेंड था। स्टीम की पावर का जो पता लगा, इसने जो है इंग्लैंड को ज़बरदस्त पावर दी, ठीक है। क्योंकि स्टीम के जो इंजन थे वो जो है कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, उससे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम कर पाना पॉसिबल था। वजह क्या थी कि स्टीम को पता है कि जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी की पावर कितनी होगी, जो हाइट से उसको गिराया जाएगा, ठीक है, तो एक नॉर्मल सी पावर आएगी। पानी को अगर वेपर में कन्वर्ट कर दें तो वो 250 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होती है। तो इसके कारण जो है जो प्रेशर होता है वो मल्टीपल 250 गुना बढ़ जाता है। और इसका असर ये हुआ कि जिस भी इंडस्ट्री में डाला गया उसके कारण एक ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट हुई और ये एनर्जी के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ गया। सबसे पहले जो स्टीम इंडस्ट्री कहाँ यूज़ हुई, तो ये बेसिकली माइनिंग में थी, क्योंकि माइनिंग का काम बहुत हैवी था, काफ़ी डीप अंदर तक जाना था, वहाँ से जो है सामान उठा करके ऊपर लेके आना था, तो नेचुरली बहुत मेहनत भरा काम था। इसी कारण जो माइनिंग फील्ड के जो लोग थे उन्होंने स्टीम पर ज़्यादा फोकस किया, खासकर जो है आयरन और कोल माइंस में, और वहीं पर जो है मशीनें बनाई गई। अच्छा, एक और समस्या थी क्योंकि जो है अब माइंस में अक्सर पानी भर जाता था,
था। होता क्या था कि अलग अलग कहीं पानी का सोर्स मिल गया, ज़मीन के अंदर खुदाई कर रहे हैं, अचानक से कहीं पानी का सोर्स मिल गया और पूरा माइंस पानी से भर जाता था। तो उस पानी को निकालने के लिए जो एक साइंटिस्ट थे, थॉमस सेवरी, उन्होंने जो है एक मॉडल स्टीम इंजन्स बनाया जिसका नाम था माइनर्स फ्रेंड। ठीक, इसका काम ही यही था 1698 में बनाया कि अगर माइन में पानी भर गया है तो उस पानी को कैसे निकाले। एक तरह का प्योर पंप था वो, ठीक है, ज़मीन के अंदर से पानी निकालने का वो एक पंप था। और ये इंजन जो है बहुत स्लो तरीके से काम करते थे और जो बॉयलर था जिससे पानी गर्म किया जाता था वो अक्सर जो है ब्लास्ट कर जाता था। सीधी सी बात है, भाप अंदर प्रेशर बन रहा है, कई बार प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता था तो ब्लास्ट कर जाता था, तो जितना फ़ायदा नहीं होता था उससे ज़्यादा उसके कारण डेथ होती थी। बट फिर भी उस दौर के हिसाब से एक बेहतर चीज़ थी। ऐसे ही एक और साहब थे न्यू कामन, उन्होंने इस मशीन को थोड़ा और बेहतर किया। लेकिन था क्या कि उसमें भी वही प्रॉब्लम थी कि जो पिस्टन से जो है बार बार एनर्जी जो है निकल जाती थी जैसे, और इसके कारण जो है आप टाइम लगता था। सीधी सी बात है कि एक बार एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर जो है पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के कारण भाप बनी, भाप बन करके इसको एक दूसरे चैम्बर में ले करके गए। ठीक, इसके कारण जो है पिस्टन दबी और फिर भाप ये बाहर निकल गई। तो बाहर निकल गई तो फिर बाद में पानी गर्म होगी, फिर वो काम करेगा, तो उसमें टाइम लगता था। जो जेम्स वाट थे उन्होंने इस सिस्टम को ज़बरदस्त तरीके से चेंज किया। ठीक है, जेम्स वाट की कहानी आपने शायद बचपन में भी मौका मिला पढ़ा होगा। जेम्स वाट ने इस सिस्टम को काफ़ी बड़े लेवल पे लेकर के आए। ठीक है, उन्होंने जो है जो इंजन था, अभी तक क्या था कि बेसिकली जो भी जो है स्टीम इंजन बने थे वो पानी पंप करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, अभी तक जो भी इंजन थे वो ज़मीन के अंदर से पानी निकालने के लिए, स्पेशली माइन से पानी निकालने के लिए बनाए थे। जेम्स वाट ने उसको एक मशीन के तौर पर बना दिया जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता था, और यहीं से रेल लाइन की शुरुआत होती है। ठीक है, प्राइम मूवर, इट मीन्स कि कोई चीज़ एक जगह पे है तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि इस तरह से स्टीम इंजन जो है काम करे कि इसको यहाँ से हम यहाँ तक शिफ्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये जेम्स वाट की देन थी, और इसके कारण जो है इंडस्ट्रीज़ में और ज़्यादा चेंज आया। क्यों? क्योंकि अब जो है भारी भरकम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता था जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन। क्योंकि सीधी सी बात है, एक लेबर के काम करने की एक लिमिट होती है। ठीक है, वर्कर्स हैं, घोड़े हैं, जानवर हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन जब मशीनें काम करेगी या फिर जो है क्या कहते हैं स्टीम काम करेगा, तो वो एक अनलिमिटेड पावर क्रिएट कर सकता था। चूँकि जेम्स वाट बहुत गरीब थे तो एक बड़े बिजनेसमैन थे मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने इनको सपोर्ट किया और फाइनली इन्होंने जो है एक सोहो फैक्ट्री लगाई बर्मिंघम में, और यहीं पर जो स्टीम इंजन से जो है इन्होंने बड़े पैमाने पर ढेर सारे इंजन्स बनाए। और फाइनली जो है वाट्स के स्टीम इंजन जो है उसने जो है हाइड्रोलिक पावर को जो है रिप्लेस करना शुरू किया। 1800 तक आते आते जो आज है इसी टाइम जो है रेलवे इंजन भी बनने शुरू होते हैं। ये पुराने दौर का जो है एक घोड़े का इंजन है। एक बार इसको थोड़ा सा जो है बेहतर तरीके से देखते हैं, बुक में जो है ज़्यादा साफ़ नहीं है। पुराने दौर में क्या होता था कि जो कई सारे जो है मशीनें चलाने के लिए घोड़े यूज़ होते थे। ठीक है, नीचे घोड़ा गोल गोल घूमता रहता था और उससे जो है ऊपर की व्हील चलती थी और उस व्हील से दूसरे काम होते थे। ठीक है, आप अक्सर देखोगे कि किसी भी मशीन की पावर को नापने के लिए हम उसको हॉर्स पावर में नापते हैं। गाड़ी हो गई या जो भी हो गए, किसी भी इंजन की पावर को नापने के लिए हम हॉर्स पावर में नापते हैं। उसकी वजह यही थी कि पुराने दौर में जो है घोड़ों से ही जो है यूरोप में काम किया जाता था। तो जेम्स वाट का जो सबसे बड़ा योगदान था, उन्होंने जो है इस हॉर्स से अपने मशीन को कंपेयर किया कि हमारा मशीन जो है इस हॉर्स के कंपैरिजन में किस हद तक जो है काम कर सकता है। और उस दौर से लेके आज तक जो है हॉर्स पावर में ही जो है मशीनों की कैपेसिटी नापी जाती है, खासकर जो पावरफुल मशीनें होती हैं। ठीक, और समय के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ी 1800 के बाद से कोशिश ये की जाने लगी कि कैसे जो है मशीनों को, स्टीम इंजन को ज़्यादा जो है लाइट बनाया जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और ज़्यादा एक्यूरेट बनाया जाए। ठीक, 1840 तक हालत ये हो गई कि जो है पूरे यूरोप भर में जितना भी एनर्जी क्रिएट हो रहा था उसका 70% अकेले जो है वो ब्रिटेन कर रहा था, और वो भी स्टीम इंजन के थ्रू। आगे चलते कैनाल और रेलवे। ठीक है, अब ये तो हो गई इंडस्ट्रीज़ की। सवाल ये है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो सामान का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सीधी सामान। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो सामान बनेगा, प्रोडक्शन बनेगा तो उसको बेचना भी है, और बिकेगा कब? जब जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना शुरू किया। तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्या था? एक तो थी रोड, ठीक है, सड़क से, लेकिन सड़क पर कॉस्टली था। अभी तक गाड़ियाँ बनी नहीं हैं, तो
लोग सारा सामान जो है बैलों पे जाएगा, घोड़ों पे जाएगा, और उसमें टाइम लगता था और इवन कि जो है जानवर थकते थे। दूसरा तरीका था जो है कैनाल, रिवर्स, ठीक है। अब रिवर हर जगह थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा इंग्लैंड की खास बात क्या है कि वो पूरा हिली एरिया, बहुत सारा इलाका उनका हिली एरिया, तो और इन हिल से रिवर्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग रिवर्स को कनेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। ढेर सारे कैनाल्स बना दिए ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए। क्योंकि आप देखोगे, आप आज भी जो है दुनिया का जितना ट्रेड होता है उसका मेजर पोर्शन जो है वो ओशनिक रूट से होता है, सी रूट से होता है। वजह क्या है, ये बहुत सस्ता पड़ता है, नो डाउट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट उस दौर के सड़क रूट के हिसाब से ये कंपैरेटिवली फास्ट था। इसीलिए स्टार्टिंग दौर में जो कैनाल्स बनाए गए थे वो बेसिकली जो है कोल्स और दूसरी भारी चीज़ों को, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, इन चीज़ों को वो शहर लाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और क्योंकि रोड से सस्ता पड़ता था इसलिए जो उन्होंने कैनाल पे फोकस किया। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, ठीक है, नए नए आयरन का काम शुरू हुआ, बाकी जगहों पे स्टीम इंजन की स्टीम वर्क शुरू हुआ, तो इसके कारण कोयले की डिमांड बढ़ गई। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमें और सारे कैनाल्स बनाने चाहिए। स्टार्टिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या थी, रिवर पे। बाद में इनको लगा कि रिवर से अगर कैनाल निकाल दें तो पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ जो है हम अपने जो है शिप या बोट लेकर के सामान पहुँचा सकते हैं। तो कोल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, सफिशिएंट सप्लाई होती रहे, ठीक है। कोल का यूज़ कहाँ कहाँ था, तो घरों को गर्म रखने के लिए, ठंडा देश था, लाइटिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है खूब सारा कोयले की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसीलिए सबसे पहला जो है वर्सली कैनाल बना 1761 के लिए, ठीक है। वर्सली एक शहर माइन है, वहाँ से जो जेम्स ब्रिंडले ने ये कैनाल बनाया था ताकि नियर बाय सिटीज़ में सारा सामान पहुँचाया जा सके, सॉरी कोयला पहुँचाया सके। तो पहला कैनाल कौन सा, वर्सले कैनाल 1761 में। मेकर कौन थे, जेम्स ब्रिंडले। फिर जो है इस चीज़ से उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, तो जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको लगा यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इससे तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जो माइनर्स थे, उन लोगों ने माइनिंग क्वारीज इन सब चीज़ों के लिए बड़े पैमाने पे जो है कैनाल्स बनाना शुरू किया। और जो नए शहर थे वो जो है इन्हीं जो है कैनाल्स के आसपास भी डेवलप होने शुरू हुए। सीधी सी बात है, आज के दौर में शहर कहाँ डेवलप होते हैं, जहाँ पर जो है सड़क होती है। तो उस दौर में चूँकि कैनाल्स जो है मेजर ट्रांसपोर्ट लाइन थे, इसलिए कैनाल के चारों ओर जो है नए नए शहर बनने लगे। इवन कि जो बर्मिंघम शहर है, इंग्लैंड का फेमस शहर है, वो भी जो है इसके इसी कारण डेवलप हुआ था क्योंकि आसपास मेजर कैनाल रूट्स थे, ठीक है। आप 1760 से, बोला कैनाल के पीछे पागलपन इतना बड़ा कि 1760 से लेकर के 1790 तक मात्र 30 साल के भीतर 25 जो है कैनाल बिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। इसको बोला गया कैनाल मेनिया। 1788 से 96 ये लगभग 8 साल का पीरियड था। दूसरा कैनाल मेनिया शुरू होता है जिसमें 46 नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और अगले 60 साल के भीतर 4000 मील तक जो है कैनाल बना डाले गए। तो आप देख सकते हो कितने बड़े पैमाने पर जो है कैनाल का काम हुआ। लेकिन जल्द ही जो है कैनाल के साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, ठीक है। एक्चुअल में जो रेलवे आ गया तो उसके कारण जो है कैनाल का यूज़ कम हो गया था, ठीक है। आपको स्टीम इंजन चूँकि बनी चुकी थी, तो जो जेम्स वार्ड थे उन्होंने ये बता दिया था कि स्टीम इंजन से सिर्फ माइनिंग ही नहीं हो सकती बल्कि हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो उनके इसी आइडिया को जो है दिमाग में रखते हुए स्टीफेंसन साहब थे, उन्होंने अपना पहला इंजन बनाया रॉकेट, और वहीं से जो है रेलवे का जो है डेवलपमेंट शुरू होता है 1814 में। और रेलवे की खास बात क्या थी, ये कहीं भी जा सकती है। कैनाल के साथ क्या था कि पानी का सोर्स ऊपर है तो वहाँ से निचले इलाके पे जा सकती है, ठीक है, लेकिन पानी को आप ऊपर नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। दूसरी ओर रेलवे को आप कहीं भी डेवलप कर सकते थे। रेलवे क्या है, सिंगल टाइम बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बट उसके बाद कॉस्ट प्राइस जो है कम हो जाती थी। और दूसरा क्या था कि रेलवे जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता तो पता नहीं कैसे कह रहा है, लेकिन फास्ट ज़्यादा थी और ज़्यादा सामान लेके जा सकते थे। तो ये बड़ी बात थी जिसके कारण जो है लोगों का जो फोकस था वो चेंज होना शुरू हुआ और वो रेलवे की ओर शिफ्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। और एक तो रेलवे इंजन बने, एडिशनली उन्होंने पहले लकड़ी के ट्रैक बनते थे उसको उन्होंने उठा करके आयरन के ट्रैक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके कारण जो है प्रोडक्शन, जो रेलवे की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी कि जो है, एक मिनट रुको, रेलवे का थोड़ा सा उस पर बाद में आएंगे। जो रेलवे का डेवलपमेंट था उसने पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेकेंड स्टेज पे लेके आ गया, क्योंकि पहले क्या था कि इंडस्ट्री जो है वो सीधे सीधे जो सी शोर इलाके, समंदर के किनारे के इलाके हैं वहाँ पे सेंट्रलाइज थी।
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तब भी कम था, लेकिन रेलवे ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1801 में रिचर्ड ट्रेवेथिक थे, इन्होंने जो है एक और पावरफुल जो है ट्रेन इंजन बनाया जिसको पफिंग डेविल कहते थे, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है धुआं उठाता हुआ जो है बड़ा सच ये गाड़ी थी। चूँकि सीधी सी बात है, उस दौर में लोग बैलगाड़ियों को जानते थे, उसके कंपैरिजन में अगर ट्रेन देखो तो वो एक डेविल सा ही दिखता था, इसीलिए उसका नाम ही रखा था पफिंग डेविल। इन्वेंट किसने किया? तो रिचर्ड ट्रेवेथिक। ईयर कौन सा? ये 1801, ठीक है। तो वो स्पेशली माइंस के आसपास उन्होंने जो है ये रेलवे ट्रैक बिछाया था। 1814 तक एक रेलवे इंजीनियर थे जॉर्ज स्टीफेंसन, उन्होंने जो है एक रेल इंजन बनाया द ब्लचर, और जो कि जो है एक साथ 3 टन वज़न को 4 जो है माइल पर आवर तक जो है पहाड़ी पर खींच सकता था, ठीक है। मतलब अब जो है चीज़ों को पहाड़ के ऊपर तक भी जो है पहुंचाया जा सकता था। पहली रेलवे लाइन कब डाली गई? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक 1825 में, जो कि 9 माइल का जो एरिया कंप्लीट कर रही थी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आज के दौर में बहुत कम स्पीड लगती है, बट उस दौर के हिसाब से यह बहुत फास्ट स्पीड थी, ठीक है। इसके बाद नई रेलवे लाइन डाली गई लिवरपूल से मैनचेस्टर तक 1830 में, 20 साल में, और जो स्पीड थी 20 साल के भीतर ही 30 से 50 माइल पर आवर तक बढ़ा दी गई। अच्छा, कैनाल्स डूबे क्यों? तो बेसिकली कैनाल्स के डूबने की कई सारी वजहें थी। पहली चीज़ ये थी कि कैनाल के कम में था क्या कि ढेर सारे जो है बोट्स पहुंचने लगे। जब बहुत सारे बोट्स पहुंच गए होने लगे तो इसके कारण क्या हुआ कि जो कैनाल्स में ट्रैफिक बढ़ गया, एक प्रॉब्लम। दूसरी क्या थी कि जिस समय जो है विंटर सीजन आता था, पूरी जो है कैनाल जम गई, नाव नहीं चल सकती। फ्लड आ गया तो फिर जो है सारा पानी इधर उधर हो गया, चलाना मुश्किल था। ड्रॉट, सूखा पड़ गया तो कैनाल यूज़ नहीं हो सकता था। इसी कारण जो है, अच्छा कैनाल स्लो भी थी, तो इन सब चीज़ों के कारण लोग जो है कि लोगों को लगा कि कैनाल सही तरीका नहीं है, और इस कारण रेलवे पर जो है उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला गया। और फाइनली लगभग 6000 जो है माइल्स रेलवे जो है ट्रैक जो है ये सिर्फ 20 साल के भीतर बना दिया। 1830 से 1850, मात्र 20 साल के भीतर 6000 माइल जो है रेलवे ट्रैक बना दिया। 2 रेलवे मेनिया रहे, 1833 से 37 1400 माइल रेलवे लाइन बनी, और एक बड़ी रेलवे लाइन, पहली वाली लिटिल रेलवे मेनिया बोलते हैं, दूसरा बिगर रेलवे मेनिया 1844 से 47। मात्र 3 साल में 9500 रेलवे माइल जो है इन्होंने बना करके रख दिया। बेसिकली काम क्या था? तो कोयला और आयरन ही ढोना था, और बड़े पैमाने पे जो वर्कर्स थे जो कि इन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना था। और हालत ये हुई 1850 तक आते आते इन्होंने पूरा का पूरा इंग्लैंड जो है अपने जो है रेलवे लाइन से उन्होंने कनेक्ट करके रख दिया था। एक बार फिर से जो कैनाल रूट है उसकी जो है प्रॉब्लम्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। स्टीम इंजन एक बार फिर से जो है चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले थॉमस सेवरे थे जिन्होंने माइनर्स फ्रेंड बनाया था 1698 में। अगला स्टीम इंजन थॉमस न्यू कॉमन ने 1712 में बनाया था, ये भी जो है माइंस के लिए बनाया था। प्रॉब्लम क्या थी कि जो है इनके जो सिलेंडर लगातार जो है जो इनके सिलेंडर्स थे वो जब उनको ठंडा किया जाता था तो एनर्जी लॉस होती थी। जेम्स वाट 1769 में अपना इंजन बनाया, जिसके कारण जो है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना पॉसिबल हो गया। अब जो है जो स्टीम इंजन था वो सिर्फ पंप नहीं रह गए थे, अब वो प्राइम मूवर बन गए थे। जेम्स वाट ने ही जो है सोहो फाउंड्री क्रिएट की थी बर्मिंघम में 1795 में। पहला रेल इंजन जो सही मायनों में इंजन था स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में आता है, ठीक है। कैनाल्स पे आते हैं। कैनाल्स क्यों बनाए गए थे? तो बेसिकली कोयला ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाए गए थे, क्योंकि उस दौर में इंजन थे नहीं, तो सड़क रूट के तुलना में यह फास्ट भी था और सस्ता भी था, ठीक है। पहला इंग्लिश कैनाल किसने बनाया था? वर्सले कैनाल था 1761 में, जेम्स ब्रिंडले ने बनाया था। 1760 से लेकर 90 तक 25 कैनाल प्रोजेक्ट बनते हैं, जो कि कैनाल मेनिया 1, ठीक है। 1788 से 96 तक 46 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं, जिसमें 4000 माइल्स ट्रैक बनते हैं। सॉरी, अब से नेक्स्ट 60 ईयर्स में 4000 माइल्स बनते हैं। कैनाल का जो है यूज़ ख़त्म क्यों हुआ? रेलवे को लोगों ने प्रेफर क्यों किया? रेल ज़्यादा फास्ट थी। दूसरा क्या था कि बहुत ज़्यादा जो है वेसल्स यानी कि शिप के कारण जो है जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इनको दिक्कत हो रही थी। जो शिप्स की जो स्पीड थी वो काफ़ी कम हो गई थी।
फ्रॉस्ट, फ्लड और ड्रॉट के कारण इनका यूज़ लिमिटेड था। हर जगह कैनाल बना नहीं सकते थे और रेलवे के तौर पे उनको एक बेहतर ऑप्शन मिल गया था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आगे चलते हैं। हु वर द इन्वेंटर्स। अच्छा, एक और मज़ेदार सी स्टोरी आती है इस दौर के इन्वेंटर्स के बारे में कि यहाँ पर जो इन्वेंटर्स हैं जो कि स्टार्टिंग दौर में इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। आज के दौर में जब भी हम जो है बड़े बड़े इन्वेंशन की बात करते हैं तो हमको बड़े बड़े साइंटिस्ट की कल्पना आती है जिन्होंने 10 साल 20 साल जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इन मशीनों को बनाने पर झोंक दी थी। पर उस दौर में ऐसा नहीं था। उस दौर में मोस्ट ऑफ जो मेकर्स थे वो बेसिकली जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते थे। ठीक है, वो बेसिकली अलग अलग फील्ड के लोग थे। उन्होंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्होंने, लेकिन उनके भीतर जो है सोचने समझने की कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त थी और वो जो है लगातार उनके अंदर पेशेंस बहुत था। वो चीज़ों को नए ढंग से देख सकते थे। एडिशनली इंग्लैंड में नए काफ़ी सारी जो है साइंटिफिक मैगजीन्स छप रही थी, बट प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले वो लोग नहीं थे जिनकी जो है व्यापक तौर पे ट्रेनिंग हुई हो। ठीक है, आप और क्या क्या उन्होंने उस दौर में किया था। 1760 से लेकर के 1800 तक कई सारे साइंटिफिक जर्नल और जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे थे। ठीक है, शहरों में जो है नई चीज़ें सीखने के प्रति एनवायरनमेंट था। ठीक है, सोसाइटी ऑफ आर्ट और भी साइंटिफिक हाउसेस बनाए गए थे। कई सारे कॉफ़ी हाउसेस में नए नए इन्वेंशन पर डिस्कशन तो होता था, लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो इन्वेंटर रहे थे वो बेसिकली अपनी क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और इन चीज़ों के दम पर उन्होंने इन्वेंट किया। जैसे एक मिनट, जॉन की और जेम्स हरग्रीव्स, याद रखिएगा इसमें ही पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन बनता है। जॉन की और जेम्स हरग्रीव्स बेसिकली ये लोग क्या थे, तो जॉन की एक वीवर थे और हरग्रीव्स कारपेंटर थे। यू कैन इमेजिन कि जो है ये जो है मतलब साइंस से इनका कोई कनेक्शन नहीं था। रिचर्ड आर्कराइट ये बेसिकली एक बार्बर और विग मेकर थे। ये सारे जो है जो कॉटन इंडस्ट्री वाले हैं। सैमुअल क्रॉम्पटन ये जो है इनको टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं था। और एडमंड कार्टराइट जो है ये बेसिकली लिटरेचर, मेडिसिन और एग्रीकल्चर पढ़े थे और इनकी ख्वाहिश थी कि ये एक चर्च के पादरी बने। ठीक है, और इनको जो है मशीन के बारे में बहुत थोड़ा ही नॉलेज था। इसी तरह से स्टीम इंजन बनाने वाले जो ऑफिसर्स थे, जो लोग थे, थॉमस सेवरी वो आर्मी के आदमी थे। थॉमस न्यूकॉमन वो एक लोहार थे और ताला बनाते थे। जेम्स वॉट उनको जो है अपने मशीनों के बारे में बहुत कम नॉलेज था। इवन कि जो रोड बनाने वाले जो जॉन मेटकॉफ थे उनको वो बेसिकली ब्लाइंड थे। सोचो, वो बंदा जो सड़क बना रहा है, सड़कों की एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा जाना रहता है, वो बेसिकली ब्लाइंड था। कैनाल बनाने वाला जेम्स ब्रिंडले वो इतना इलिटरेट था, उसको नेविगेशन की स्पेलिंग तक नहीं पता थी। लेकिन इन सबके भीतर जो है मेमोरी, इमेजिनेशन और जो है इनकी जो सोचने समझने की पावर थी वो ज़बरदस्त थी, जिसके कारण ये इतना कुछ इन्वेंट कर पाए। याद रखिए, इनको फिर से जो है एक बार देख लेते हैं क्योंकि इस पर एक पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो रिचर्ड कार्टराइट कौन है, तो फ्लाइंग शटल को इन्वेंट किया था। ये बेसिकली क्या थे, तो वीवर थे। ठीक है, जेम्स हरग्रीव जिन्होंने स्पाइनिंग जेनी इन्वेंट किया था, ये कारपेंटर थे। ठीक, रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम वाले बार्बर थे और विग मेकर थे। सैमुअल क्रॉम्पटन म्यूल इन्वेंट किया था, ये इनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एडमंड कार्टराइट पावर लूम बनाने वाले थे, तो बेसिकली इन्होंने लिटरेचर पढ़ा था, मेडिसिन पढ़ी थी, एग्रीकल्चर पढ़ा था। स्टीम इंजन बनाने वाले थॉमस सेवरी आर्मी के ऑफिसर थे। थॉमस न्यूकॉमन लोहार लॉकस्मिथ थे। जेम्स वॉट इनका मैकेनिकल नॉलेज बहुत कम था। रोड बनाने वाले जॉन मेटकॉफ ये जो है बेसिकली ब्लाइंड थे। कैनाल बनाने वाले ये तो ब्रिंडले, ये तो इलिटरेट थे। तो आप देख सकते हो, आप सॉरी एक मिनट, ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते, सॉरी आप इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बाकी टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन रहा होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन सब चीज़ों से खासकर ये जो सेक्शन है ये मेरा जो है सबसे फेवरेट सेक्शन है, हु वर द इन्वेंटर्स। क्यों? अच्छा, इसको एक चीज़ और सोच के देखो कि कई बार हम ये कहते हैं कि साहब जो है हमको साइंस पढ़नी चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, हम अगर एक अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तभी हमारी लाइफ सेटल होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ना तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखोगे
कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो दिग्गज लोग रहे हैं, चाहे आप जो है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को उठा लो, चाहे गूगल के जो संस्थापक रहे हैं, या फिर एप्पल के जो फाउंडर रहे हैं स्टीव जॉब्स रहे, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग रहे, ये सारे के सारे ड्रॉप आउट्स रहे हैं। मतलब ये लोग स्कूल छोड़ दिए, सीधी सी बात है। पढ़ाई कौन छोड़ता है? सीधी सी बात है, पढ़ाई में या तो आपका मन नहीं लगा, या फिर आप क्लास के बहुत अच्छे बच्चे नहीं रहे, सो कॉल्ड, जिनको कहा जाता है कि साहब पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, दिन भर क्लास में पिटाई होती रहती है, या फिर जो है कहा जाए जिनके नंबर्स कम आते, तभी तो आपको लगता है कि यार पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज दुनिया की ये लीडिंग कंपनी चलाते हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है। ये जो है फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक दुनिया दीवानी है, व्हाट्सएप आज जो है फेसबुक ने ख़रीद लिया, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट। सोचो ये सारे लोग स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, और जो जिन कॉलेजेस में ये पढ़े हैं, चाहे वो ह्यूस्टन रहा हो, चाहे वो अमेरिका की जो भी दिग्गज यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, उनके जो पास हुए लड़के आज इनके अंडर काम करते हैं। तो इट डज़ंट मीन कि आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्कूल में आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, नई चीज़ों को सीखने की कितनी ललक है, ये आपको लाइफ में ग्रो कराती है। इसलिए आप जिनको स्कूल की पढ़ाई में मज़ा आता है उनके लिए भी, और जिनको स्कूल की पढ़ाई बोरिंग लगती है उनके लिए भी, अपना दिमाग खोल कर रखिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, और जो है देखिए कि दुनिया में नई अपॉर्चुनिटी कहाँ क्रिएट कर रही है। ये सारे जो इन्वेंटर्स हैं जिनके नाम जो है हम इस पूरे पैराग्राफ में देखते हैं, ये सारे लोग जो है इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल नहीं थे। आप देख सकते हो, कोई बार्बर है, कोई कारपेंटर है, ऐसा नहीं था, ये सब बड़े बिजनेसमैन लोग थे। जेम्स वॉट भी बहुत गरीब बैकग्राउंड के थे, लेकिन क्योंकि इनके दिमाग में एक ललक थी कि हमको कुछ नया करना है, कुछ यूनिक सा करना है, और फाइनली आज जो है हम इनको इतिहास में पढ़ रहे हैं। तो लाइफ में कुछ नया खोजिए, सबने अपनी मंजिल अपने तरीके से खोजिए। आपकी ज़िंदगी है, देखिए कि वो क्या फील्ड है जिसमें आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं, और इस धरती पे आए हैं तो लाइफ को कुछ और बेहतर कर सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर, और बताइएगा कि लाइफ में आप क्या कुछ नया करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।